चलिए अब खबरें तफसील से देखते हैं। देवघर में श्रावणी मेला और बाबा मंदिर में आम श्रद्धालुओं के पूजा पाठ मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन कराने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए श्रावणी मेला नहीं कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर और वैष्णो मंदिर की तर्ज पर भक्तों को भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे। ऑनलाइन दर्शन जो पूजा होगा महादेव का पूरे सावन में, उसका ऑनलाइन दर्शन का व्यवस्था हमें करना है। तो पुरोहित बाबा का जो पूजा होता है हर दिन, वो पूजा यथावत चलता रहेगा। पूजा कभी भी बंद नहीं हुआ, मंदिर बंद है श्रद्धालुओं के लिए, पूजा हो रहा है। तो सावन में पूजा का ऑनलाइन दर्शन का एक व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोर्ट में हम लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर को खोला नहीं जा सकता है अभी, और पूरे सावन महीने तक सावन का जो मेला है वो परमिसिबल नहीं है अभी कोरोना के इस काल में, संक्रमण में। और कोरोना के कारण इस बार कोर्ट के आदेश के बाद श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में बाहर से आ रहे भक्तों को रोकने के लिए देवघर के कई एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया है। देवघर के डीसी और एसपी ने कोर्ट के फैसले के बाद तमाम प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया है। हमारे ज़िले से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर जो अंतर्राज्य बॉर्डर है बिहार से सटे हुए और दूसरे जिलों से भी सटे, हम लोग आज सभी बॉर्डर्स का हम लोग चेक पोस्ट का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ बिहार से आ रही हैं, बाहर से खासतौर पे जो व्हीकल्स हम लोग को ऐसे लग रहे हैं कि मान लीजिए अगर बिहार के श्रद्धालु ये सोच कर आ रहे हैं कि बाबा मंदिर खुला है, तो उसको स्पेशली हम लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फोर्स की डेपुटेशन की गई है क्योंकि बाबा मंदिर बंद है 31 जुलाई तक। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ हो ज़्यादा कि वो यहाँ आ जाए और फिर हम लोग यहाँ से उनको एंट्री नहीं अलाउ करें। चेक पोस्ट कल मंदिर के अराउंड में हम लोग ने एक्टिवेट कर दिए हैं, जहाँ पर फोर्सेस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी दी गई है। इसके अलावा हम लोग एक मिडिल कॉर्डन भी बनाएंगे कि अंदर से जो झारखंड के अंदर से जिलों से लोग आएंगे जो उनको रोकने के लिए, उनको लिए भी हम लोग ट्रैफिक टीओपीज का निर्माण करेंगे और वहाँ पे फोर्स तथा ऑफिसर देंगे तो लोग एंट्री ना कर सके, मंदिर तक ना आए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इधर झारखंड हाई कोर्ट से वर्चुअल दर्शन और श्रावणी मेले पर फैसले के बाद बाबा मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोर्ट के फैसले का मंदिर परिसर में रहने वाले पुरोहित और कर्मी ने स्वागत किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही बाबा मंदिर पे बाहरी प्रवेश बंद है। श्रावणी मेला 6 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे में श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर संशय बरकरार था, तो स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया कि श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा, वर्चुअल पूजा लोग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इस वक्त कि जब से कोरोना काल में बंद हुआ है, बाबा मंदिर एकदम पूरा तरह से सन्नाटा है। सावन से पहले 15 दिन पहले और सावन के बाद लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना रहता था और ये बाबा मंदिर परिसर पूरे श्रद्धालुओं से पड़ जाता था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे आप देख रहे हैं ये जो बैरिकेड लगाया गया है, बाबा मंदिर के चारों तरफ ऐसे बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि बाहरी व्यक्ति कोई प्रवेश न करे। हमारे साथ यहाँ पर अभी एक पंडित बाबा हैं, तीर्थ पुरोहित है, यहाँ से उनसे जानना चाहेंगे जो न्यायालय का जो आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें आप कितने खुश हैं? क्या लगता है आपको, किस प्रकार से फैसला आया है, किसके पक्ष में आया है और क्या लग रहा है आपको? देखिए, यह माननीय न्यायालय का फैसला बाबा बैद्यनाथ के भक्तों के पक्ष में आया है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में भीड़ का लगना, बड़े महामारी का और विकराल रूप से कोरोना के फैलने के इसको नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये सावन मेला पे ही पूरे संथाल परगना की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, रीढ़ माना जाता है अर्थव्यवस्था ये सावन मेला। ऐसे में अरबों रुपया का यहाँ कारोबार एक महीने के दरमियान यहाँ पूरे मेला परिसर क्षेत्र में लगे थे, जिसमें यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के व्यापारी भी आते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय लोग हैं, इनसे मत जानना चाहते हैं कि जो फैसला आया है क्या लगता है, किस प्रकार का फैसला है? सबसे पहले तो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वह स्वागत योग्य है, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो यहाँ के पंडा समाज का भी जो राय गया है सरकार के पास, और फिर सरकार का भी जो आम जनता से जो राय आया है, उस सारे चीज़ों के तहक़ीक़ात करने के बाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। बिल्कुल, तो यहाँ के स्थानीय लोग हों, पुरोहित हों, चाहे कोई भी समाज हो,
वो सब मानते हैं कि जो न्यायालय का जो डिसीजन आया है वो स्वागत योग्य है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। इधर श्रावणी मेले पर हाईकोर्ट के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया और कहा कि कोरोना को लेकर श्रावणी मेला नहीं कराने का सरकार का फैसला सही था, जिस पर हाईकोर्ट ने आज मुहर लगाई है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। हालांकि बीजेपी ने सरकार पर श्रावणी मेले से पहले ही हाथ खड़ा करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने मुहर लगाया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य फैसला है। और स्वागत योग्य इसलिए है कि सरकार ने जो निर्णय लिया उस निर्णय के साथ हाईकोर्ट भी है, चूंकि हाईकोर्ट भी इस बात से सहमत है। हम सभी लोग स्वागत करते हैं, परंतु हाईकोर्ट के निर्णय के आने से पहले ही सरकार अपनी मंशा बता चुकी थी, निर्णय सुना चुका था आम जनता को। इसलिए सरकार को चिंता करना चाहिए कि करोड़ों लोगों का आस्था आज बाबा धाम पे जुड़ा हुआ है। उनके आस्था पर लोगों ने कुठाराघात करने का प्रयास सरकार ने किया है। सरकार को चिंता करना चाहिए। सरकार खुद अपने आप में सरेंडर कर चुकी थी कि मैं लोगों को दर्शन नहीं करा सकता हूँ, कराने में सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने आप को विफल साबित कर रहा हूँ। तो इसी परिस्थिति में हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया, हाईकोर्ट के निर्णय का हम सभी लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने देवघर और बासुकीनाथ मंदिर के रंग रोगन देरी से शुरू होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बने हुए मात्र 6 महीने हुए हैं, उसमें भी 4 महीने से कोरोना की वजह से सब कुछ बाधित है। उन्होंने कहा कि देर से ही सही सरकार ने समय पर कदम उठाया है। जो 4 महीना हम लोग का लॉकडाउन में ही गुजर गया, ये निर्णय जो उस समय का निर्णय जो हम लोग का कठिन घड़ी था, जो बाहर से लोग आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे, उसको लाना, इसको रखरखाव, फिर कॉन्टैक्ट सेंटर में भेजना, ये भी एक समस्या था। लेकिन निर्णय लिया गया, सही निर्णय लिया गया है और सही समय पर लिया गया है। और ये एक हमारे सरकार की एक अपील भी है सब लोगों से कि आप भी जो है पहले जीवन का रक्षा तो पहले हम लोग कर ले, उसके बाद फिर ईश्वर अल्लाह को तो हमेशा हम लोग नाम लेते हैं, लेते भी रहेंगे। इधर केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस बैठक में बिजली संशोधन अधिनियम 2020 के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। विधेयक में प्रस्तावित कई मसौदों पर सीएम हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई और इससे राज्य सरकार की शक्तियों के हनन का आरोप लगाया। इसी के साथ सीएम ने डीवीसी की ओर से बकाया राशि की बात कहकर 7 जिलों में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित करने का मुद्दा उठाया और इसे रोकने के लिए डीवीसी को आवश्यक निर्देश देने की मांग की। और श्रीनगर के मालबाग में सीआरपीएफ के शहीद जवान कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि की। आपको बता दें कि आतंकियों से मुठभेड़ में साहिबगंज के जवान कुलदीप उरांव शहीद हो गए थे। शहीद जवान कुलदीप उरांव सीआरपीएफ में 118वीं बटालियन के जवान थे। वहीं शहीद जवान की पत्नी पश्चिम बंगाल में पुलिस सेवा में है। तो जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान का पार्थिव शरीर कल सुबह उनके पैतृक गांव साहिबगंज आएगा। शहीद जवान के अंतिम संस्कार के लिए आजाद नगर में प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है। शहीद कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर का लोग अंतिम दर्शन कर सकें, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की कोल इंडिया में हड़ताल का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कोल राजधानी धनबाद की कोलियरी में काम पूरी तरह से ठप है। आज भी ना तो कोयले का खनन यहां पर हुआ और ना ही ट्रांसपोर्टिंग हुई। धनबाद में बीसीसीएल के सभी 12 एरिया में कार्य ठप रहा। ट्रेड यूनियन के नेताओं को केंद्र सरकार से मांग है कि कॉमर्शियल माइनिंग के फैसले को वापस लिया जाए। वार्ता के विषय में कुछ नहीं, जो कि 5 ट्रेड यूनियन का सेंट्रल कमेटी का थे, और कोयला सचिव से बात हुई। कोयला सचिव इन्होंने अवगत करा दिया कि भाई हमारा मांग इस तरह का है और इसको कॉमर्शियल माइनिंग को इसको है जो तत्काल रोक लगाया जाए। हैं, उसके बाद है कि भारत सरकार का कोयला मंत्री से भी बात हुआ, मगर बात नहीं बनी हैं और वो अपना जीत पर अड़ल हैं, यूनियन अपना जीत पर अड़ल हैं। इसके बाद सुनाई नहीं होगा तो फिर अनिश्चित हड़ताल पर हम लोग जाएंगे, अनिश्चितकालीन। जब तक ये स्टेप नहीं लेते हैं तब तक मतलब है जो कि हम लोगों का मतलब जो है आगे कदम जो सेंट्रल कमेटी का होगा उसको हम लोग मानेंगे।
रांची के नए एसएसपी के रूप में आईपीएस सुरेंद्र कुमार झा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। तत्कालीन एसएसपी अनीश गुप्ता ने सुरेंद्र कुमार झा को चार्ज दिया। नए एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया, साथ ही रांची में अपराध पर नकेल कसने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि एसएसपी बनने से पहले सुरेंद्र कुमार झा ग्रामीण एसपी के रूप में रांची में पहले अपनी सेवा दे चुके हैं। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, उसके बाद नक्सल इशूज को कंट्रोल करना, समाप्त करना, साइबर क्राइम, ट्रैफिक इशूज, उसके बाद अभी जो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर जो कुछ उपचार अपनाए जा रहे हैं, जो की प्रक्रियाएं हैं उसको दुरुस्त करना ताकि आम जन और लोग इससे प्रभावित ना हो। साथ ही जो हम लोगों की पुलिसिंग की अच्छी परंपराएं हैं, जो प्रणाली है, सेंसिटिव पुलिसिंग कैसे डेवलप किया जाए, पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आम जनता का विश्वास बढ़ाया जाए और कैसे एक उच्च और बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से सेवा दी जा सके, यही प्राथमिकता हम लोगों की होगी। और बड़ी खबर आपको दे दें, झारखंड में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई है। लातेहार में वज्रपात की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग झुलस गए। वहीं खूंटी की अड़की में वज्रपात से 2 बहनों की मौत हो गई, तो गोड्डा में वज्रपात से 1 किसान की मौत हो गई। गुमला के भरनों में भी वज्रपात की चपेट में लोग आए हैं। अंबवा गेंडे टोली में एक बच्चे की मौत यहां पर हो गई है। तो वज्रपात ने झारखंड में कहर बरपाया है। आज 6 लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हुई है। लातेहार में 2 लोगों की जान गई, खूंटी की अड़की में 2 बहनों की मौत हुई, तो गोड्डा में वज्रपात से 1 किसान की मौत हो गई। हम आपको बता दें, गुमला में भी एक छोटी बच्ची की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हुई है। वज्रपात से बचाने के लिए सरकार की बड़ी योजना है। अब वज्रपात की चेतावनी जारी होने के साथ ही प्रभाव वाले क्षेत्र विशेष में मोबाइल से अलर्ट मिलेगा। समय पर मिली जानकारी से जान माल के नुकसान से बचने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में वज्रपात से हर साल 150 से ज्यादा लोगों की अकाल मौत होती है। झारखंड के पहाड़ी और धरती के अंदर की खनिज संपदा के चलते कुछ ज्यादा ही वज्रपात कहर बरपाती है। वहीं बड़ी संख्या में जान माल की क्षति भी होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम और कृषि विभाग के हेड इसके लिए राज्य की भौगोलिक बनावट को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इसे रोका नहीं जा सकता, बल्कि केवल बचा जा सकता है। एकमात्र उपाय है लोगों में जागरूकता पैदा करना। जो छोटी छोटी बात हैं उसका पालन करने के लिए इसका तरीका ये है कि गांव बाज़ार में, हाट में जाकर के इश्तिहार से, माइक से काफ़ी युद्ध स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया जाए। लोग एक बार भी सुन लेंगे कि पेड़ के नीचे शरण लेने से 70-80% मौतें होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो एक बार सुन लेंगे वो कभी भी उसके नीचे शरण न लेंगे। इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिए हेमंत सरकार ने जहां आपदा से निपटने के लिए प्राधिकरण बनाए हैं, बल्कि पहली बार BAU मौसम केंद्र के साथ मिलकर स्पेसिफिक एरिया अलर्ट ऑन मोबाइल सिस्टम शुरू कर रही है। इस योजना में मोबाइल टावर बेस्ड क्षेत्र में वज्रपात की चेतावनी लोगों को 3 घंटे पहले मिल जाया करेगी, ताकि समय रहते लोग वज्रपात से बच सकें। हमने प्राधिकरण का प्रारूप इसको दिया है, कैबिनेट ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। सब टावर के साथ हम अपने आपदा प्रबंधन को जोड़ रहे हैं, और जैसे ही हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये फलना जगह वज्रपात होना है, तो हम उस टावर के माध्यम से लोगों को जो है तुरंत सूचनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जरूरी है कि समय रहते लोगों को वज्रपात की जानकारी मिल जाए। सरकार की इस पहल से जिस इलाके में वज्रपात की आशंका होगी, वहां के लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कई जिंदगियां बच सकेंगी। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर सियासी गलियारे से झारखंड बीजेपी की नई कार्य समिति का ऐलान हो गया है। दीपक प्रकाश की टीम में 8 उपाध्यक्ष हैं। नीलकंठ सिंह मुंडा, सुनील सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहली बार प्रणव वर्मा भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी, गंगोत्री कुजूर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रणव वर्मा, विनोद शर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है। अपर्णा सेन गुप्ता भी उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी की नई कार्य समिति का ऐलान कर दिया गया है। दीपक प्रकाश की टीम में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए, जिनमें शामिल है नाम आपको बता दें नीलकंठ सिंह मुंडा, सुनील सिंह, राज परिवार, प्रणव वर्मा, अन्नपूर्णा देवी, गंगोत्री कुजूर, प्रणव वर्मा, विनोद शर्मा,
साथ ही अपर्णा सेन गुप्ता, इन तमाम लोगों को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका इंतजार हो रहा था कि कब दीपक प्रकाश की नई टीम का ऐलान होगा, तो आखिरकार इस टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संतोष जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था कब दीपक प्रकाश अपनी टीम का ऐलान करेंगे। 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी हाँ, देखिए, दीपक प्रकाश की टीम की घोषणा की उम्मीद हर कोई कर रहा था, लेकिन कब होगा सबका इंतजार था। और आज इंतजार ये खत्म हुआ, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया उनकी नई टीम किस तरीके से होगी। और उन्होंने जिस तरीके से जो नई टीम की घोषणा की है, उससे साफ ये पता चलता है कि जो राज्य के अंदर 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के खेमे को जगह दी है। और उम्मीद की जा रही है। संतोष जी, आपको रोकना चाहूंगी, दीपक प्रकाश जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और नई टीम का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, उसका ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से आपने इस टीम को चुना जाना चाहिए, क्योंकि 8 उपाध्यक्ष आपने बनाए हैं? देखिए, तो संतुलित टीम बनाने का हमने प्रयास किया है, और दूसरा सर्वस्पर्शी समाज के सभी हिस्से का, और झारखंड के जो भौगोलिक परिस्थितियां सभी क्षेत्र से उसका प्रतिनिधित्व हो जाए, इसका प्रयास हम लोगों ने किया है। सामाजिक समीकरण का भी हम लोगों ने ध्यान रखा है, और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं की एक अच्छी, कह सकते जो प्रखर, तेज और साथ में काम करने के प्रति ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने टीम में रखा है। कुल मिलाकर के जो यहाँ पर झारखंड में विपक्ष की जो भूमिका है हमारी, विपक्ष की भूमिका में हम सब मिलकर के एक अच्छा पार्टी का जनाधार खड़ा करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। जी दीपक जी, जो परंपरा रही है, बीजेपी की तरफ से कहा भी जाता है कि काम के आधार पर ही लोगों को पद दिया जाता है, और इस बात का ध्यान यहाँ पर भी रखा गया। यानी कि हम ये समझे कि बीते कुछ सालों के काम को पूरा काउंट किया गया, उसके बाद पद पर लोग आसीन किए गए हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मयोगी है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जिम्मेवारी कुछ ही लोगों को मिल पाता है, क्योंकि पद कम होते हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं। कुल मिलाकर के काम के प्रति क्षमता, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक समीकरण, भौगोलिक परिस्थितियों का जिसको हम कह सकते हैं सर्वस्पर्शी का ध्यान रख करके टीम बनाई गई है, और ये टीम मजबूत टीम है, आगे चलकर बेहतर काम करे, ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। जी दीपक जी, अभी से पहले तक तो हालांकि बीजेपी सरकार में थी, लेकिन अभी चूंकि विपक्ष में है, तो विपक्षी पार्टी के तौर पर भी जिम्मेदारी बड़ी है। जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाएंगे, किस तरह की आगे की रणनीति होगी? देखिए, झारखंड में हमारी दोहरी भूमिका है। केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी की अच्छी सरकार, बेहतर सरकार और काम करने वाली सरकार। उनके जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनको हम जमीन तक ले जाने का काम करेंगे। तो दूसरे तरफ राज्य में हमारी भूमिका विपक्ष की भूमिका है। हमारी भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक के साथ साथ बिल्कुल निश्चित रूप से। अब नई टीम के साथ दीपक जी फुल फॉर्म में नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चतरा के रास्ते तस्करी कर ओडिशा से बिहार भेजे जा रहे 50 लाख के अवैध गांजे को पुलिस ने बरामद किया है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान NH 99 पर पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक तस्कर बिहार के आरा का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर भाग निकला, जिसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। गांजा तस्कर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।